मीनल की आंख खुली तो वो एकदम से उठकर बैठ गई और बोली, हाय दैया, ये तो सूरज चढ़ गया और हम अभी तक सोए हुए हैं। अम्मा कहती थी कि बिटिया भोर से पहले उठ जाना और नहा धोकर बाल गोपाल का भजन करना। हाय, लेकिन हम तो ऐसे आलसी ठहरे कि अब तक सो रहे हैं। गांव में तो भोर होते ही उठ जाते थे। उसको बोलते हुए देख मुकुल ने पूछा, अरे क्या हुआ मीनल, ऐसे उठकर क्यों बैठ गई? और ये क्या बोल रही हो? रात कितना कहा था कि हमें जल्दी सोने दो, लेकिन नहीं, पूरे 2 बजे सोए थे। अब सबकी डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें कोई क्यों डांटेगा? घड़ी में समय नहीं देखा, 9 बज चुके हैं और हम अब उठे हैं। माँ जी ने नाश्ता भी बना लिया होगा। ओफो, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई आफत आ गई हो। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, अभी और सो जाओ। 12 बजे उठना, आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है। तुम तो हमारी खटिया खड़ी करवाने में लगे हो। और सो जाओ, ये कोई सोने का बखत है? मीनल जल्दी से उठी और बाथरूम में चली गई। जल्दी से नहा धोकर आरती करी और फिर रसोई में चली गई। वह गांव की थी, इसलिए शहर की रसोई का ज्यादा ज्ञान नहीं था। रसोई को चकाचक साफ देखकर वह बोली, लगता है सब लोग नाश्ता कर लिए, रसोई भी साफ कर दी है। हमारे लिए तो कहीं कुछ रखा ही नहीं। हाय, पेट में तो भूख के मारे गुड़गुड़ हो रही है। पहले हम अपने लिए जल्दी से एक चाय बना लेते हैं। अरे, अब चाय क्या ही बनाएं, सीधे खाना ही बना लेते हैं। वैसे भी 11 बज गए, सब लोग तो नाश्ता कर ही चुके होंगे। मीनल ने फ्रिज में सब्जियां ढूंढी, डिब्बों में मिर्च मसाले ढूंढे। काफी देर उसे सामान ढूंढने में लग गई। उसके बाद उसने खीर, पूरी और आलू मटर की सब्जी बनाई। नजर घड़ी पर टिकी थी। 12:30 बज गए, लेकिन कहीं कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। मीनल सोचने लगी, न जाने कहाँ चले गए ये लोग। हमारे पेट में तो भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। मुकुल भी अभी नहीं उठे। एक काम करते हैं, जब तक ये लोग आए तब तक हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। लेकिन नहीं, अम्मा ने कहा था कि जब तक ससुराल में सब खाना ना खा लें तब तक कुछ नहीं खाना। अरे ये अम्मा भी ना सच में हमारी दुश्मन बन गई है। इंतजार करते हुए उसने जमीन पर चटाई बिछाकर खाना लगा दिया। 12:45 सब सोकर उठे और अंगड़ाइयां लेते हुए बाहर आकर बैठ गए। मीनल को जमीन पर बैठे देख उसकी सास शांता बोली, बहू, तुम वहां नीचे क्यों बैठी हो? और ये सब क्या है? सासू माँ, यहाँ हमने आप सबके लिए खाना लगाया है। आइए सब खाना खा लीजिए। उसकी छोटी ननद रूबी उसे देखकर हंसी और बोली, भाभी, ये तुम्हारा देहात नहीं है, ये शहर है। यहाँ ऐसे गवारों की तरह जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाते। यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। अरे बहू, तुमने खाना भी बना लिया? खाना तो हम 3-4 बजे के करीब खाते हैं। इस समय तो हमें नाश्ता चाहिए। लेकिन सासू माँ, इस बखत भला कौन नाश्ता करता है? आओ पहले खाना खा लो। हम लोगों के तो वैसे ही पेट खराब रहते हैं और तुमने खाना इतनी जल्दी बना लिया। तभी मीनल के ससुर बोले, अरे कोई बात नहीं शांता, अब जब बहू ने खाना बना ही लिया है तो थोड़ा थोड़ा वही खा लो, बाद में चाय पी लेंगे। लेकिन बहू, खाना टेबल पर ले आओ। खाना देखते ही उसकी बड़ी ननद मोनिका बोली, छी, ये क्या खाना बनाया है? लगता है जैसे किसी की 13वीं का खाना बनाया हो। अरे भाभी, आपकी पहली रसोई थी, कुछ तो अच्छा बना दिया होता। अब हटाओ इसे यहाँ से और जाओ नाश्ता ले आओ और जल्दी लाना। हाँ। इतनी जल्दी वह नाश्ते में क्या बनाती, इसलिए वह चाय के साथ भेलपूरी बना लाई। भाभी, आपने गांव में कभी नाश्ता नहीं किया क्या? या फिर आपको बनाना नहीं आता? जरा घड़ी में समय देखो, इतनी जल्दी क्या बना पाते? इसीलिए जो सही लगा बना लाए। बहू ठीक है, लेकिन कल से नाश्ते में पकौड़ियाँ, आलू के पराठे, सैंडविच, ऐसी चीजें बनाया करना।
सुबह थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता मिल जाए तो 4 बजे तक आराम से रहा जाता है। मीनल मन में सोचने लगी। ये सब हल्का फुल्का है, अरे बहुत भारी भरकम है। 4 बजे खाना, हाय दैया, कैसे लोग हैं ये, कौन से ग्रह से आए हैं। 1 बजे नाश्ता, शायद इसी वजह से इन सब के पेट गड़बड़ाए हुए हैं। हाँ, हमारी तरह चाय के साथ हाथ में गरम गरम रोटी दबाकर खाओ, फिर देखो कैसे पेट खराब होता है। अब वह रोज देखती कि दोपहर सब 12-1 बजे सोकर उठते और तब नाश्ता करते। रात के खाने के लिए 12 बज जाते, तब जाकर सोना होता। मीनल परेशान हो गई। 1 बजे नाश्ता, 4 बजे खाना और 12 बजे रात का खाना, भला ऐसे भी कहीं होता है? एक दिन शांता बैठी हुई पेट दबा रही थी। मीनल ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? बहू, पता नहीं इस घर में कौन सी बला है, पेट ही सही नहीं रहता। आज तो पेट में बहुत दर्द है। सासू माँ, बिना समय खाना गलत है। उसकी बात सुनकर रूबी गुस्से में बोली, तुम गवार हमारी माँ को बताओगी कि क्या ठीक है और क्या गलत? बहू, हम पहले से ही इसी समय नाश्ता करते हैं। रूबी सही कह रही है। मीनल को रूबी की बात बहुत बुरी लगी। उसने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए, इन्हें सही गलत का ज्ञान देकर ही रहेंगे। अगले दिन वह नींद की गोलियां लाई और शाम के 4 बजे के खाने में मिलाकर सबको खिला दी। उसके बाद उन सब की सुबह 6 बजे ही नींद खुली। घड़ी में टाइम देखकर शांता ने पूछा, अरे बहू, कहाँ हो? आज तो 6 बज गए, तुमने खाना नहीं बनाया? बड़े जोरों की भूख लगी है। एक एक करके सब खाने के इंतजार में हॉल में बैठ गए। मीनल, कहाँ हो? जल्दी खाना ले आओ, भूख लगी है। मीनल फटाफट सबके लिए नाश्ता बना लाई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया मीनल? आज तुमने खाने के समय नाश्ता बना डाला। सब लोग आंखें खोलो, आज ऐसा क्या हो गया जो आपकी कल शाम से आंखें ही नहीं खुली? घड़ी में देखो, सुबह के 6 बजे हैं, इसलिए नाश्ता बनाकर लाई हूँ। हम कल शाम से सो रहे हैं? हाय, ऐसी नींद तो पहले कभी नहीं आई। सब कल शाम के भूखे थे, इसलिए सबने बिना कुछ कहे नाश्ता कर लिया। जल्दी नाश्ता करने की वजह से उन्हें दोपहर में भी जल्दी भूख लगाई, लेकिन अभी तो उसे इस तरह खाने की आदत डालनी थी। इसलिए वह 1 सप्ताह तक उन्हें लगातार नींद की दवाई देती रही। एक दिन शांता अपनी दोनों बेटों के साथ खड़ी होकर शीशे में देख रही थी। देखो तो, आजकल पेट बड़ा ठीक रहता है। बिना एक्सरसाइज किए बॉडी फिट नजर आ रही है। हाँ माँ, हम में आजकल फुर्ती रहती है, जरा भी आलस नहीं आता। मुझे तो लगता है कि ये सब टाइम से खाने पीने का नतीजा है। देखती हो ना कि अब हम सब सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अगर ऐसे ही जल्दी उठते रहे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी और पेट भी। लेकिन ऐसा हो क्या रहा है? हम लोग इतना सो क्यों रहे हैं? सासू माँ, इसलिए कि मैं आपको नींद की गोलियां देकर सुलाती हूँ। मुझे माफ़ कर देना सासू माँ, लेकिन आप लोगों की सेहत के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी था, वरना आप लोगों को बीमारियां जकड़ लेती। मेरा भी दिन ब दिन पेट बिगड़ता ही जा रहा था। बहू, ये तो तुमने अच्छा किया जो हमारी देर तक सोने की आदत छुड़ा दी। लेकिन जानती हो कि बिना डॉक्टर की सलाह के नींद की दवाइयाँ घातक सिद्ध हो सकती हैं। जानते हैं सासू माँ, इसीलिए हम ये दवाई डॉक्टर की सलाह से ही ली थी। आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना सासू माँ? पहले तो थी, लेकिन अब नहीं हूँ। तुमने हमारी गलत आदत जो छुड़ा दी, अब तो लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गई हूँ। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसके बाद सबका नाश्ता सुबह में ही होने लगा। तान्या ठंड के मारे कांप रही थी। मायके से दहेज में एक रजाई लेकर आई थी, वह भी उसकी सास बसंती और ननद डिम्पल ने हड़प ली। यूं तो उनके पास और भी रजाई थी,
मगर तान्या की सुंदर सी रजाई देखकर वह खुद को नहीं रोक पाई और तान्या की रजाई उससे ले ली। बेचारी के पास अब एक पुराना कंबल था। नैतिक और तान्या दोनों उसी में सोते थे। जब बात हद से गुजर गई तो तान्या नैतिक से बोली, सुनते हो, हम लोग यहाँ ठंड में मर रहे हैं और हमारी रजाई आपकी माँ और बहन ओढ़कर सोई हुई हैं। तान्या, रात के 2 बजे। अब तुम ये चाहती हो कि मैं इतनी रात में तुम्हारी रजाई उनके ऊपर से उतार कर लाऊं? माना कि वो तुम्हारे मायके की है, मगर मैं उन लोगों को तुम्हारी रजाई लेने से मना नहीं कर सकता। इसका मतलब तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं? परवाह का मतलब अपने घर वालों से पंगा लेना नहीं होता। चाहे बीवी ठंड में जमकर बर्फ बन जाए। ठंड है, मगर इतनी भी नहीं कि तुम जमकर बर्फ की सिल नहीं बन जाओगी। दोनों की बहस चलती रही। आखिर में नैतिक जीत गया और तान्या अपनी आंखों में आंसू लेकर सो गई। अगले दिन, अरे बहू, चूल्हे पर साग चढ़ा दो। बहुत मन है कि साग के साथ ठंड में गरम गरम मक्के की रोटी खाऊं। माँ, मुझे भी गरम गरम मक्के की रोटी खानी है। हाँ भाई, खा लेना। बहू गरम गरम बनाएगी और हम खाएंगे। तान्या ने बड़ी मेहनत से साग बनाया। वह सोचने लगी, आज मैं भी गरम गरम खाना खाऊंगी। उसने जल्दी से साग बनाया और एक एक रोटी सेक कर सबको परोसती रही। सबके खाने के बाद उसने अपने लिए थाली में खाना डाल लिया। उसका खाना देखकर बसंती बोली, बहू, पहले चूल्हा तो साफ कर लो। ऐसे चूल्हे को गंदा नहीं छोड़ते। चूल्हा साफ करके वह थाली उठाकर चली तो बसंती फिर बोली, बहू, जरा मुझे गरम पानी दे दो। ठंड में ठंडा पानी सीधे हड्डियों में लगता है। तान्या फिर से खाना रखकर बसंती के लिए गरम पानी करने लगी। तभी डिम्पल ने आवाज दी, भाभी, जरा लैंप में तेल डाल दो, लैंप बुझने वाला है। बेचारी फिर खाना छोड़कर लैंप में तेल डालने लगी और अब तक तो उसकी भूख मर चुकी थी। वह हाथ धोकर खाना खाने बैठी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ की बहुत याद आई। जब भी सरसों का साग बनता था तो उसकी माँ उसे साग में घी डालकर चूल्हे के पास बिठाकर गरम गरम रोटियां खिलाती थी। लेकिन यहाँ तो खाना उठाते ही सासू माँ को काम याद आ जाते हैं। खाना ठंडा हो चुका था और अब उसका मन भी नहीं कर रहा था, इसलिए वह अपनी रोटियां बाहर कुत्ते को डालकर घर के काम में लग गई। अब तो हर रोज यही होता था। जब भी तान्या खाना लेकर बैठती, बसंती और डिम्पल उसे काम पर काम बताती रहती और तब तक तान्या का खाना ठंडा हो चुका होता। एक दिन तान्या सोचने लगी, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? माँ जी और डिम्पल जानबूझकर मेरा खाना ठंडा कराती हैं। अब कुछ भी करके जल्दी से जल्दी डिम्पल की शादी कर देनी चाहिए। ससुराल में जाकर जब डिम्पल ठंडा खाना खाएगी ना, तब माँ जी को मेरी तकलीफ का एहसास होगा। तान्या नैतिक से बोली, क्या आपको आपकी बहन की जरा भी परवाह नहीं? आज मैंने पड़ोस वाली चाची को बात करते सुना। वो कह रही थी कि शायद नैतिक अपनी बहन से प्यार नहीं करता, वरना खुद से पहले वह डिम्पल की शादी करता। ये क्या कह रही हो? मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ, और रही बात शादी की, तो अब मैं अपनी बहन की शादी जल्द से जल्द करके रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे और मेरी बहन के लिए उल्टी सीधी बात बनाएं। उसके बाद नैतिक ने डिम्पल के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। एक दिन तान्या ने गरम गरम मटर पुलाव बनाई और मौका देखते ही खाने बैठ गई। अचानक से वहां बसंती आ गई और चिल्लाई, बहू, क्या यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने कि घर में किसी को खाना खिलाए बिना खुद खाने बैठ जाना? माँ जी, वो आज बहुत तेज भूख लगी थी। भूख वो कुछ नहीं, बस तुम्हें गरम खाने की पड़ी थी। चलो, पहले मेरी बेटी को गरम खाना दो। तान्या ने अपनी थाली छोड़ दी, पहले डिम्पल को खाना दिया। तान्या सब्र कर चुकी थी कि उसकी किस्मत में गर्म खाना है ही नहीं। वह तो केवल डिम्पल को ही मिलेगा, क्योंकि तान्या तो बहू है और डिम्पल बेटी। बहू बेटी में अंतर हमेशा ही रहता है। कुछ दिन बीत गए। डिम्पल के लिए राजीव का रिश्ता आया और उनकी शादी पक्की हो गई। 2 महीने बाद शादी भी हो गई, लेकिन अब भी डिम्पल आए दिन मायके में ही पड़ी रहती और तान्या पर हुक्म चलाती रहती।
तान्या अब इस सब से तंग आ चुकी थी। एक दिन वह डिम्पल की सास के पास पहुंच गई और उसे सारी बात बताई। आंटी जी, जब तक तान्या मायके में रहेगी तब तक अच्छी बहू मैं कभी नहीं बन पाऊंगी। अच्छी बहू बनना तो दूर की बात, मैं अपने मन का खाना भी नहीं खा सकती। डिम्पल की सास फूलवती बोली, तुम चिंता मत करो तान्या, जैसा वो तुम्हारे साथ करती है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं आज ही राजीव को उसे लेने भेजती हूँ। फिर क्या था, राजीव उसे ले आया और फिर उसकी सास ने वही किया जो डिम्पल और उसकी माँ तान्या के साथ करती आई हैं। मम्मी जी लीजिए गरम गरम खाना, आप सब लोग खाइए, तब तक मैं भी गरम गरम खा लेती हूँ। बहू, अभी तो हमने भी नहीं खाया, हमसे पहले तुम कैसे खा सकती हो? जरा इंतजार करो। डिम्पल इंतजार करती रही। उनके खाने के बाद डिम्पल ने अपनी थाली ली और खाने बैठ गई। अरे बहू, पहले मेरा दूध गर्म करके दे दो, मुझे दवाई लेनी है, खाना बाद में खाती रहना। डिम्पल दुखी मन से दूध गर्म करने के लिए उठी। दूध देकर चली तो उसके ससुर ने आवाज दे दी, अरे बहू, मेरा चश्मा ढूंढ देना, मुझे नहीं मिल रहा है। जब तक उसे चश्मा मिला उसका खाना तो ठंडा हो चुका था। बेचारी को भूख में ठंडा खाना खाना पड़ा, लेकिन अब तो ये रोज की बात हो चुकी थी। एक दिन वह गुस्से में अपने मायके पहुंच गई और अपनी माँ से गले मिलकर रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, मुझे नहीं जाना ससुराल। वहाँ तो जैसे सबने मुझे नौकरानी समझ लिया है। पूरा दिन काम करो और जब खाना खाने बैठो तब बहू ये काम, बहू वो काम। हर रोज वहाँ ठंडा खाना खाती हूँ। कितने दिन हो गए गर्म खाना खाए हुए। अब मैं वहाँ हरगिज न जाऊंगी। नहीं जाओगी? ऐसे कैसे नहीं जाओगी? आखिर ससुराल है वो तुम्हारी। भाभी, वहाँ मुझे ठंडा खाना खाना पड़ता है। तो क्या हुआ? मैं भी तो जिस दिन से इस घर में आई हूँ उस दिन से ठंडा खाना खा रही हूँ। मैं क्या कभी गई हूँ इस घर को छोड़कर? कभी शिकायत की मैंने? कभी गई घर छोड़कर? बोलो। ये सुनकर डिम्पल और बसंती को महसूस हुआ कि तान्या सही कह रही है। तान्या के साथ भी तो हमेशा ऐसा ही होता आया है, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं करी। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू बहू होती है, लेकिन बात जब बेटी पर आती है तो बहुत तकलीफ होती है, और आज उस तकलीफ को हम समझ गए हैं। हमने तुम्हें कभी गरम खाना नहीं खाने दिया। शायद मेरी बेटी को इसी कर्म की सजा मिली है। हमें माफ कर दो बहू, आज के बाद हम सब साथ बैठकर गरम खाना खाया करेंगे। दरवाजे पर खड़े राजीव और फूलवती उनकी बातें सुन रहे थे। फूलवती बोली, समधन जी, मुझे भी माफ करना, क्योंकि इसी बात का एहसास कराने के लिए ही हमने डिम्पल को गरम खाना नहीं खाने दिया। अगर वह गरम खाना खाती तो वह तान्या की तकलीफ को कैसे महसूस करती। लेकिन यकीन मानिए, मैं अपनी बहू को बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि उसे ठंडा खाना खाना पड़े। चलो बहू, हम तुम्हें लेने आए हैं। डिम्पल अपनी ससुराल चली गई। अब तान्या और बसंती आपस में बहुत खुश थीं। अब कभी तान्या ठंड में अपनी सास के लिए गर्म गर्म रोटियां सेकती, तो कभी बसंती भी तान्या के लिए गर्म गर्म रोटियां बना देती।